नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी फायरब्रांड लीडर उमा भारती के बारे में। दरअसल उमा जी ने पिछले दिनों कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, उनके लिए उम्र की कोई बाधा नहीं, वो 85 तक इलेक्शन लड़ेंगी। और इसके साथ आज उन्होंने ये कहा है कि जो महिला आरक्षण का बिल है उसमें ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये ठीक वैसी बात है जैसे सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिपक्ष कह रहा था। तो प्रतिपक्ष के सुर से उमा भारती के सुर क्यों मिल रहे हैं ये तो उमा जी जाने, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर आरक्षण का जो मामला है वो कितना ज़रूरी है या नहीं, खासतौर से जातियों को लेकर, क्योंकि पार्टियों के पास 33% आरक्षण का अधिकार मिल गया है। हर पार्टी अपनी उम्मीदवारों को जाति और वर्ग के हिसाब से बांट के टिकट दे सकती है, लेकिन अगर आप उसको बात करेंगी कि सरकार ये फैसला करे, कानून बने, तो ये मुश्किल है। क्योंकि अभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि तत्काल इसको लागू करना चाहिए, यानी 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण पर ही टिकट बंटनी चाहिए। लेकिन शायद कम लोगों को ये पता है कि जब तक कानून बनेगा उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के साथ जनगणना होगी। जनगणना के बाद ये तय होगा कि किस आधार पर किस तरह से ये बिल लागू किया जाए, ये कानून लागू किया जाए। तो बहुत सारे इसमें पैचोखम हैं कि आखिर ये आरक्षण लागू कब होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये साफ है कि सरकार ने अपना काम कर लिया है, सर्वसम्मति से राज्यसभा में ये पारित हो गया है और अब इसके लागू होने की स्थिति जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद होगी। और जाहिर है कि जनगणना और परिसीमन 4-6 महीने का मामला नहीं है कि 2024 मार्च तक हो जाए, इसके लिए वक्त लगेगा और ये कानूनी दावपेच की बात है। लेकिन उमा जी ने क्यों कहा, उनके सुर इस तरह के क्यों हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी और जी.के. छिब्बर जी जो कॉलमिस्ट हैं वो स्काइप पर जुड़ेंगे, और सामाजिक कार्यकर्ता लता जी हमारे साथ जुड़ेंगी टेलीफोन लाइन पर। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनका अभिनंदन किया है। इस पूरे मामले में क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी और उमा भारती, सुन लेते हैं पहले और फिर करते हैं चर्चा शुरू। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविजन नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है तो फिर इसमें हम वो प्रोविजन भी कर सकते हैं, और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियाँ भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी। तो हमने सुना कि उमा भारती जी ने जो तर्क दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन ओबीसी की पॉलिटिक्स अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर होगी तो हर नेता के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। उमा जी मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की बड़ी महिला नेताओं में मानी जाती है। मध्य प्रदेश की वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शामिल रही है, केंद्रीय मंत्री रही है और उसके साथ साथ झांसी से वो सांसद भी थी। और अब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सरकार ने उनके कहने पर एक तरह से नशाबंदी पर काम किया। उनके कहने पर प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी ने बाहर कर दिया था। उमा भारती के आग्रह पर उनको वापस दिया गया। उनके भतीजे को मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री का पद मिला है। तो ये बहुत सारी बातें जो सरकार और संगठन उमा जी की बात को बहुत ध्यान से सुनता है। लेकिन अभी जो भाजपा की लाइन है वो 33% आरक्षण की, उसमें जाति और वर्ग के हिसाब से आरक्षण की बात नहीं हुई है। अगर इस पर उमा जी जाती है तो इसके क्या मायने होंगे, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगीराज योगेश जी, टेलीफोन पर रहेंगी HR लता जी सामाजिक कार्यकर्ता, और छिब्बर जी हमारे साथ जुड़ेंगे फ़ोन लाइन पर। उसके पहले योगीराज जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक उमा भारती का सवाल है, उमा भारती इस आरक्षण की आड़ में एक अपनी अलग राजनीति कर रही हैं। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि उमा भारती एक तरह से
साइडलाइन है, अलग थलग है, और गाहे बगाहे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं, अपना एक प्रेशर बिल्डअप करती रहती हैं। और जैसा कि अभी आपने भी चर्चा में कहा है कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी और उम्र का उनके लिए कोई बंधन नहीं है। तो एक बहुत इच्छा उनकी बलवती हो रही है चुनाव लड़ने की। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थी तब उनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद से जब वो हटी तो ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय किया था पार्टी ने, और एक जिस उद्देश्य को लेकर गई थी उद्देश्य पूरा हो गया तो मुझे वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, और पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐसे उनकी टीस, ऐसी कसक उनके मन में अभी भी बाकी है। वो ये मान के चलती है कि मुझे जो मिलना चाहिए था वो पार्टी में नहीं मिला, और इसलिए आज भी वो प्रेशर की पॉलिटिक्स करती हैं। अब सवाल जबकि हकीकत ये है कि एक समय तो ऐसा आया था कि उन्होंने बीजेपी से हटके एक अलग पार्टी भी बना ली थी उनकी, लेकिन उस पार्टी की क्या दुर्गति हुई वो हम सब जानते हैं। उमा भारती आज भी, ये बात सही है कि एक समय बड़े वो फायर ब्रांड नेता रही हैं और उनके भाषण लोकप्रिय थे और लोगों में उनकी एक पैठ थी, लेकिन आज की स्थिति बहुत अलग है। आज उमा भारती इतनी प्रभावशाली नहीं है कि पार्टी उनकी प्रेशर में आए, लेकिन बावजूद इसके उमा भारती अपनी राजनीति कर रही हैं। जहाँ तक महिला आरक्षण में आरक्षण की बात है पिछड़ा वर्ग की, अब ये तो ऐसी मसला हो गया कि साहब ये 33% आरक्षण सरकार ने देने का प्रावधान किया। अब वैसे तो महिलाओं की आधी आबादी, तो क्या 50% आरक्षण उनको दे दिया जाए, और आरक्षण को लेकर कई सारे पेच है। अभी पिछड़ा वर्ग की आबादी मान लो 49-50, 45-50 के आसपास होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा का पूरा 50% उनको आरक्षण मिल जाएगा। अभी मान लो कोई एक शुभ शुरुआत हुई है तो उसमें फिर ये बेसुरे राग अलापने का मुझे समझ में नहीं आता। आप एक तरह से विपक्ष का ही काम कर रही हैं, विपक्ष के ही मुद्दों को आप हवा दे रही हैं। और जहाँ तक आरक्षण की मसले की बार बार बात आती है तो एक बहुत पेचीदा मसला है। राहुल गांधी जैसे सवाल उठा रहे हैं कि साहब इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है और 2024 में ऐसा कैसे ही लागू कर देना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जब कांग्रेस का समय था तब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए, और ऐसे ही दाव पेच लगे थे जब ये आरक्षण का मसला अटका था। तब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने जातिवाद का पैंच फंसाया था और उतनी बुरी तरह हंगामा मचाया था कि वो आज तक वो 15-18 साल हो गए वो बिल आ ही नहीं पाया था। आज जैसे तैसे करके आधी आबादी की बात सरकार ने की है, 33% आरक्षण। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा और राज्यसभा में इतना बहुमत किसी बिल को नहीं मिला जितना इसको मिला। राज्यसभा में तो आउट ऑफ 100 मिले उनको, पूरे के पूरे वोट मिले, तो इतना बड़ा मैंडेट मिला इस बिल को, इतना आज तक किसी को नहीं मिला। तो इसको अब ये अलग बात है कि वो कब क्या लागू होगा, सरकार उसको कैसे लागू कर रही है, डिमिलिटेशन की। लेकिन जितना भारी समर्थन मिला है, सर्वसम्मति से राज्यसभा में पारित हुआ है और लोकसभा में सिर्फ 2 वोट उनके खिलाफ गए हैं, क्या ये बिल की बहुत उपयोगिता है या मोदी की लोकप्रियता है, या इसमें राजनीति है कि इसका जो विरोध करता उसके वोट घट जाते, इसलिए सबने मजबूरी में इस पर काम किया? क्योंकि आप देखिए कि कुछ महीने पहले तक तो जब लोकसभा चलती थी कभी भी उसका कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। हंगामे की भेंट हमने कई सत्र चढ़ते देखे हैं, और ये ऐसा सत्र था जो विशेष रूप से बुलाया गया था, और विपक्ष ने यह भी कहा था कि हमको तो बताया नहीं गया कि ये बिल लाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार की उपेक्षा को नज़रअंदाज कर इस बिल को भारी समर्थन दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है योगीराज जी? नहीं, सबसे बड़ा कारण है कि आज 50% लोगों को आप कैसे, आधी आबादी का मसला है, और ये ऐसा मसला है कि इसको कोई भी राजनीतिक दल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। महिला आज निर्णायक स्थिति में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को इग्नोर आप कैसे कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जितने प्रयास किए सारे राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच लगा लिए, और क्या हश हुआ ये भी सबने देख लिया। तो ये सबकी अपनी अपनी मजबूरी भी थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे राजनीतिक दल इस मसले में श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस बिल पास नहीं करवा पाई वो भी आज कह रही साहब हमने तो राजीव गांधी लाए थे और देवगौड़ा से शुरुआत हुई और हम तो इसके समर्थन में थे। तो जब सब लोग समर्थन में थे तो फिर ये अटक क्यों रहा था? बिल्कुल, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि अटक क्यों रहा था, राजनीतिक दलों की मंशा क्या थी, कांग्रेस की और बाकी दलों की। लेकिन एक बात जरूर, हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लता जी जुड़ गई हैं और छिब्बर जी भी हैं। लता जी, राजीव गांधी की जब सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और चुनाव हुआ। नेहरू जी के बाद जबरदस्त समर्थन लोगों ने राजीव गांधी को दिया था, कांग्रेस की सरकार को।
लेकिन उस सरकार ने भी इस तरह के बिल को पास नहीं करा सकी। और उसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दे पर जाएं तो शहबानो प्रकरण में महिलाओं के अधिकारों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन तक कर दिया। तो एक पक्ष तो ये है कि भारी बहुमत के बाद सरकार उस बिल को ना लाई और ना कानून बना सकी, और अगर कुछ स्थिति बनी तो उसमें बिगाड़ ज़्यादा हुआ। खासतौर से मुसलमान महिलाओं के अधिकारों को कम करने के लिए सरकार ने शहबानो प्रकरण के विरोध को देखते हुए उस पर नया कानून बनाया, जो सबको पता, उसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल यही कि अब हर दल कह रहा है कि कल इसको लागू कर दिया जाए। देश का संविधान जब बना था आज़ादी के बाद, बनने के बाद संविधान को लागू होने में 2 वर्ष लग गए थे। कल संसद में बिल पास हुआ है, अभी वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वो हस्ताक्षर करेंगी और उसके बाद ये कानून बनेगा। और कानून बनने के बाद जनगणना की बात है, परिसीमन की बात है, तो बहुत ही बचकाना सी मांग लगती है कि इसको कल ही लागू कर दिया जाए। वैसे मेरे सभी साथियों से एक आग्रह है कि ये अधिकार तो हर दल के पास है कि 33% आरक्षण को फ्रेम करते हुए वो अपनी पार्टी की सारी ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दे, सारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को टिकट दे दे, या आदिवासी महिलाओं को टिकट दे दे। इसमें कानून कहाँ अड़े आता है? आपकी राय, ये मामला महिला को कितना मजबूत करता है और प्रतिपक्ष की इसमें क्या भूमिका है? लता जी। जी देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहला विषय जो है वो ये है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। यही एक अकेला सवाल था जो इतने समय तक लंबित रहा और उसके लिए एक मत नहीं हो पाए, वो जाके अब हो पाया। कानून अपनी जगह बहुत सारे बने हैं, महिलाओं के लिए बराबर एक के बाद एक सुधार होते रहे हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आई तो लोगों ने सीधा सा उसको कनेक्ट किया कि पॉलिटिकली जो चुनाव में जाना है उनको लेकर उससे कनेक्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है वो बहुत सारी चीजों पे लागू होता है और आपको भी पता है कि कोई भी कानून बनने के लिए काफी समय चाहिए होता है, उस पर काफी स्क्रीनिंग होती है। अभी सबको अपनी बात कहने का हक है और कहना भी चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। जब इसके ऊपर जब चर्चा होगी और जब ये प्रक्रिया में जाएगा तो उन सब बातों पे भी विचार किया जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक महिलाओं को आरक्षण मिल ही नहीं पाया। 33% लोग तो 50% की बात करते हैं, हम आधी आबादी हैं, लेकिन अभी भी 33% ही मिल पाया है। अब उसमें भी ये हमारे लोगों के बीच में बड़ी विडंबना है कि जब भी कुछ अच्छी चीज आती है तो उसको बांटने की कोशिश हो जाती है कि इसमें होना चाहिए। महिला है, महिला इतना जाति भेद में नहीं पड़ती, वो खुद भी जननी है, वो सबको लेकर चलती है। तो पहले तो विषय ये है कि उसको 33% आरक्षण मिल जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जामा पहनाया जाए। और उसके बाद बात सिर्फ इतनी भी नहीं है कि अभी सब कह रहे हैं कि हाँ इससे महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला की सशक्तिकरण होगा। ये सब कुछ हो चुका है। आज इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि आप आरक्षण दें ना दें, लेकिन महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही हैं और वो उस स्तर पे पहुंच गई हैं कि उनको उतना सम्मान की वो हकदार है। लता जी, लेकिन तो हमारी बातचीत का फोकस ये कि जिस तरह से प्रतिपक्ष कह रहा है कि ये 2024 में ही इसको लागू कर देना चाहिए, इतनी जल्दबाजी, क्या इससे कानून बनने के बाद क्या ये व्यावहारिक है कि बिना जनगणना के, बिना परिसीमन की लागू कर दिया जाए? तो आपने कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रतिपक्ष जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष के लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसी हवा की बात जो प्रैक्टिकली या व्यावहारिक रूप से, कानूनी रूप से संभव नहीं है, इस तरह की मांग करना जनता को बरगलाने जैसा है या कुछ उनकी राजनीति में अज्ञानता का ये प्रमाण है? आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि मैंने भी जैसा कहा कि कोई भी जब आपका बिल लाते हैं तो उसमें समय लगता है उसको लागू होने में। अब वो अलग बात है कि उसको कितनी जल्दी लागू कर दिया जाए, उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, और या फिर उसको पेंडिंग किया जाए। मतलब पेंडिंग से मतलब उसमें समय लगेगा तो ऑटोमेटिक ये इसमें अभी लागू नहीं हो सकता। ये दोनों ही स्थितियां, लेकिन इतना संभव नहीं होता है। ये बात सही है कि इतनी जल्दी कोई कानूनी रूप में किसी चीज का आ जाना इतना जल्दी संभव नहीं होता है। पर मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ 33% जैसे सबका आ रहा है कि अभी हमें अधिकार मिल गया है और अभी हम हकदार हैं,
तो मैं महिलाओं को भी ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ अधिकार नहीं, आपको अपनी जिज्ञासा और अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है कि हम इस आरक्षण को हम किस स्तर पे इसका प्रयोग करें और हम अपने आप के सशक्तिकरण के लिए कितना आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ अधिकार देना उनका काम था। महिलाओं को ये साबित करना पड़ेगा कि उनको जो अधिकार मिले हैं उसके लिए वो उतनी परिपक्व हैं और वो डिजर्व करती थी, लेकिन समय के साथ वो ये साबित भी कर देंगी। लेकिन हमारा सवाल वही है, मेरा तीनों साथियों से ये पूछना है कि इसमें अगर जल्दबाजी करेंगे, बाकी प्रक्रिया का प्रोसेस का पालन नहीं करेंगे तो वो लागू नहीं हो सकता है। उसके लिए आप सिर्फ यश बटोरने के लिए, वाहवाही के लिए डिमांड कर सकते हैं कि इसको कल ही लागू कर दिया जाए, लेकिन लागू करने की का प्रोसेस जो होता है उस जब तक वो प्रोसेस को आप पार नहीं करेंगे संभव नहीं है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इसमें जनगणना होगी, जनगणना के साथ परिसीमन भी किया जाएगा और तब ये ठीक तरीके से लागू होगा। अभी तो ये कानून बनने जा रहा है। कानून बनने के बाद, जैसा मैंने कहा कि भारत का संविधान जब बना तो उसको लागू होने में 2 वर्ष लग गए थे। ऐसा नहीं होता कि संविधान आज बना और वो कल से लागू हो गया। तो बड़ा मामला है, महिलाओं को आरक्षण मिला 33%। अब पार्टियां स्वतंत्र है कि वो अपने दल में 50% आरक्षण दे दे, 50% महिलाओं को वोट दे दें, जाति के हिसाब से उसको बांट लें। ये पार्टी अपने विवेक पर स्वतंत्र काम करने के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ छिब्बर जी टेलीफोन लाइन पर हैं। छिब्बर जी, इसमें कानूनी दावपेच क्या है? ये मामला राजनीतिक रूप से तो चर्चाओं में आने के लिए कुछ बयानबाजी हो रही है, यश बटोरने के लिए कोई बात की जा रही है, लेकिन कानून बनने के बाद इसके लागू होने की जो प्रक्रिया है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। उसमें कितनी खामियां, कितनी दिक्कतें होती है और कितनी देर में ये लागू हो पाता है? छिब्बर जी। राघवन जी, अभी तो कानून बना है, कानून बन के जो लागू होना है, कानून बना है, बिल्कुल विधि सम्मत बना है, संविधान अनुरूप बना है। अब संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन सी सीटें आरक्षण में आएंगी वो तय करना है। और वो क्योंकि 2026 में परिसीमन जो है अपना ड्यू है, तो उसके पहले जब तक परिसीमन नहीं होगा तो आरक्षण की सीटें कैसे, उसमें पूरा हाईकोर्ट में याचिका लग जाएंगी और वो मामला लग जाएगा। तो विधि सम्मत तभी होगा जब पूरी प्रक्रिया के सहित कौन कौन सी सीटें कहाँ होंगी ये तय नहीं होगा, तब तक तो लाना मुश्किल है। अभी आरक्षण हो गया है, अब उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो विधि सम्मत प्रक्रिया होती है, विधि रूप प्रक्रिया होती है, उसको पालन करना ये सबको मालूम है, चाहे अपोजिशन के लीडर हो चाहे नाम उठाने उनको मालूम है। अब तो कुछ यश बटोरना, यश नाम मिले या नाम मिले, ये उठापड़ा करने के लिए हो रही है, ये सबको पता है। और क्योंकि सबको पता है इसलिए अपोजिशन को तो इसलिए बोला कि उनको मालूम है, जो पहले लागू कर नहीं पाए। अभी चूंकि अभी कानून बन गया और ये 2026 तक ये लागू हो भी आएगा। तो लेकिन अब संविधान की बात करें तो कोई भी चीज ऐसे बोले कि अचानक लागू नहीं हो सकती है, तो या लागू करेंगे तो यात्रियां लग जाएंगी और मामला ठंडा से पड़ जाएगा। तो अब ये जैसे भी देखो, अभी 84 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब 47 सीटें हैं। अब 181 और बची हैं। अब इसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, 84 सीट 32 में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सी कॉम्पिटिशन आएंगे। इन कॉम्पिटिशन में अभी 15% एसटी का है, 75% एसटी का है। बिल्कुल। अब ये मिलाकर छिब्बर जी कह सकते हैं कि अभी जो संख्या है लोकसभा में महिला सांसदों की वो लगभग 84 है और ये बढ़कर आरक्षण के बाद 181 हो जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि 100 के आसपास सीटें बढ़ जाएंगी। ये जितनी संख्या उससे और 100 गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन योगी राज जी, सरकार ने जो यश कमाया है इस पूरे बिल को कानून बनाकर महिला आरक्षण को, क्या ये प्रतिपक्षी दलों के गले नहीं उतर रहा है, उनको पच नहीं पा रहा है, उसमें विवाद पैदा करने की बात हो रही है? लेकिन इस पूरे मामले में उमा जी का ये सुर प्रतिपक्ष के साथ मिलता है या वो पार्टी के अंदर अलग लाइन ले रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की बड़ी नेता उमा जी पिछड़े वर्ग से आती हैं, महिला नेता हैं और साथ में वो साध्वी भी हैं। तो हमने पिछली चर्चाओं में कहा था कि वो अकेली उमा जी नहीं है, वो 3 in 1 है। वो ओबीसी से आती हैं, महिला हैं, विदुषी महिला हैं और उसके साथ साथ वो एक तरह से सन्यासी भी है, भगवाधारी भी है। आपकी राय कि उमा जी का जो वक्तव्य है वो उनको किस दिशा की तरफ ले जा रहा है? वो पार्टी को दिक्कत में डालेगा या पार्टी की लाइन वो है जो उमा जी कह रही है? क्या लगता है आपको?
देखिए, ना तो पार्टी को दिक्कत में डालेगा। उमा भारती की हैसियत आज उतनी नहीं है जितनी पहले कभी हुआ करती थी, और एक तरह से उमा भारती को आज कोई फॉलो भी नहीं करता जितनी एक इम्पोर्टेंस पहले उनकी हुआ करती थी। और इसलिए उमा भारती प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, अपना प्रेशर बिल्डअप करती हैं। कुछ मामलों में चूंकि वो एक ऐसे वर्ग से आती हैं जैसे कि आपने उनको 3-in-1 करार दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ अंचल में लोधी बहुत आए थे, इसलिए उनकी बात को तवज्जो थोड़ी बहुत दी जाती है। और उनकी तवज्जो के 2 उदाहरण तो आप ही ने बता दिए कि प्रीतम लोधी को पार्टी मिली और उनके भतीजों को मंत्री बनाया। लेकिन उमा भारती को भी पार्टी ने कुछ ऐसा नहीं कि कम दिया हो, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय स्तर की नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और यदि आप ये देखिए, गंगा सफाई अभियान का काम इनको दिया गया था उमा भारती को, लेकिन जो इनका मूल काम था गंगा सफाई अभियान में फेल हुई उमा भारती। आप कि जिस मामले में आपको जिम्मेदारी दी जाती है उस मामले में आप जिम्मेदारी से पीछे हट जाती हैं। और अब चूंकि अब आपको लग रहा है कि मौका ऐसा है, बीजेपी का मध्य प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति डावाडोल जैसी लग रही, हालांकि ऐसी है नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में अपना कैसे प्रेशर बिल्डअप किया जाए, तो वो पॉलिटिक्स इस समय उमा भारती कर रही है। तो कुल ये पार्टी के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन इससे विरोधियों को जरूर बल मिल गया है कि ये एक सुर जो उमा भारती का है वो सुर उनके साथ मिल गया है, तो थोड़े से ताकत उनको मिलेगी, लेकिन पार्टी की दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए लता जी, एक सवाल, समय की चूंकि कमी है, क्या इस पूरे मामले में जो पार्टियां बात कर रही हैं आरक्षण को लागू करने की, किसको तत्काल लागू कर दिया जाए, उनके पास अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी के टिकट तो इस हिसाब से बांट सकती है कि हम जैसे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं वहाँ वो महिलाओं को 33% प्रत्याशी बना दे, तो ये उनका एक तरह से एक कदम बढ़कर हो जाएगा। ये नई चीज़ या जोखिम भरा कदम विपक्ष लेना नहीं चाहता, या ये करके वो एक नई लाइन खींचकर अपने आप को महिलाओं के बीच में लोकप्रिय कर सकता है? आपको लगता है कि प्रतिपक्ष को बयानबाजी के बजाय अभी जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ 33% महिलाओं को टिकट देकर एक बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत है? क्या वो कर पाएगा? आपका इसमें कार्यकर्ता होने के नाते, सोशल वर्कर के नाते क्या अनुमान है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो चीज उनको करनी नहीं थी आज वो हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को इतना महत्व दिया और आज हम उसको आरक्षण के तौर पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए तकलीफ देह है। हाँ, अगर आप कहते हैं तो ये बात सही है, अगर उनको उसका स्वागत ही करना है तो वो गुड फेथ में अपनी पार्टी की तरफ से ये अनाउंस कर सकते हैं, इतना 33% को लागू कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, लेकिन शायद ही वो करेंगे, क्योंकि अगर करना होता तो वो बहुत पहले ही कर चुके थे। और ना आज इस तरह की वो बातें फैलाते कि बातें करते कि इसमें ओबीसी आना चाहिए या और कुछ होना चाहिए या अभी लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए और तुरंत उसको अपनी पार्टी पे भी लागू कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा पॉजिटिव होता है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से अनाउंस करते हैं कि कानून बनने के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को आरक्षण दे रहे हैं और 33% तो हम इसी चुनाव में विधानसभा में करने जा रहे हैं। अगर ऐसा करते तो मुझे लगता है कि बीजेपी को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ते। छिब्बर जी, इसमें आपकी राय बहुत संक्षेप में कि कानून अपनी जगह है, उसकी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन पार्टियों के पास तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। सारी पार्टियां इस कानून के बनने के बाद इसी चुनाव में जो विधानसभा के होने वाले हैं दिसंबर में, वहां 33% आरक्षण देते हुए अपनी महिला प्रत्याशियों को खड़ा कर सकती है 33% की के आंकड़े में। आपकी राय? हाँ बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, जैसा भी लता मैडम ने भी कहा कि ये आप ये कह रहे हैं कि ये सभी अगर जितना सबको दोष है तो सभी अभी 30% मैं कह रहा हूँ 20% ही दे रहे हैं, ये तो अभी 10% ही देने वाले नहीं देंगे, 4% ही देने वाले नहीं, बातें करें उसी करी। और मैं तो संविधान की बात करता हूँ, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 10 साल के लिए कहा था, 10 साल 20 साल 30 साल, और 17 साल में भी अगर आरक्षण 17 साल में आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन आपने तो वो 52-59% तक चला गया है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के आरक्षण के बैसाखी पर ये देश चल रहा है, आरक्षण की बैसाखी पर बिल्कुल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरक्षण की बैसाखी पर और आरक्षण पर सियासत हो रही है, पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अगर उनके मन में, उनके दिल में सच में महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो सरकार ने बनाया कानून 33% का, आप उनके बहुत हितचिंतक है तो आप 50% टिकट दे दें और प्रत्याशी तय कर दें तो एक बड़ी लाइन बनेगी, लेकिन
अभी देश में राजनीति हो रही है और इस पर श्रेय लूटने का मामला है कि कौन कितना श्रेय लूटता है। मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। छिब्बर जी आपका साधुवाद, योगराज जी आपका भी, और डॉक्टर लता जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बयान कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये एक तरह से पार्टी के लिए थोड़ी सी दिक्कत देने वाला हो सकता है और ओबीसी वर्ग में उमा भारती के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसमें बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऐसा अनुमान है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।